नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो चुनाव का सबसे ऊपर का रहता है, डीजल और पेट्रोल के दाम। अभी जैसा आपको भी पता है, कई दिन से चल भी रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं और कुछ राज्यों में तो इसने 100 से पार ही कर लिया है। तो अभी हाल फिलहाल में एक अपने केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया था कि हमने पिछली सरकारों का 1.3 लाख करोड़ जो उन्होंने उधार ले रखा तो वो हमने ब्याज समेत चुकाया है, इसके कारण रेट में वृद्धि हुई है। और मोदी जी का खुद बयान आया, अगर पिछली सरकारों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया होता तो आज ये हालात नहीं होने चाहिए थे। चलिए कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट क्या है और कितना पिछली सरकारों ने किया है, कितना अभी की सरकार क्या कर रही है। तेल महंगा होने पर अभी हाल फिलहाल की सरकार ने तो अपनी पिछली सरकार पे पूरा का पूरा ठिकरा फोड़ दिया है कि सारा करा उन्हीं का है, उनके कारण ही हमें ये दिक्कत आई है। और एक्चुअल फैक्ट क्या है, केंद्रीय मंत्री ने बोला कि 1.3 लाख करोड़ रुपए का हमने उनकी उधारी चुका दी है, ब्याज समेत दिया है। लेकिन दोस्तों अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें क्या बताया गया है, उसमें फैक्ट ये है कि जो बॉन्ड, एक्चुअली बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड एक ऐसी प्रथा चलाई थी, उन्होंने एक ऐसी स्कीम चलाई थी मनमोहन सरकार ने 2004 से 2009 के बीच कि पेट्रोलियम जितनी भी कंपनी है, अपनी भारत सरकार की कंपनियां हैं, वो विदेश से अगर तेल खरीदती है तो उनको एक बॉन्ड दे देंगी, एक टाइम पे वो जाके मैच्योर हो जाए, जैसे LIC की मैच्योर होती है कि हम किस्त भरते रहें। लेकिन इसमें ये होता है कि एक उधारी सिस्टम होता है कि आप हमें तेल देते रहो, हम 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में कोई भी एक टाइम फिक्स करके उस टाइम पे आपको इसको दे देंगे। ये कई तरह के बॉन्ड चलाए गए थे। तो उन्होंने 2004-5 से लेकर 2009 में बॉन्ड इशू किए थे जो 2022 से लेकर 2026 में मैच्योर हो जाएंगे। मतलब 2022 से लेकर 2026 के बीच में उसकी पेमेंट करनी है। अलग अलग बॉन्ड्स थे, ज़्यादातर बॉन्ड होंगे 2022 में मैच्योर, तो 2022 में ही जाके इनको पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। मई 2014 से 2019 के बीच जो फिलहाल की सरकार है, इसके बीच 19 तक इन्होंने सिर्फ 2 बार बॉन्ड दिया है और उसकी अमाउंट है 3500 करोड़ रुपए ओनली अभी तक। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जितना भी अभी तक पिछली सरकारों ने लिया हुआ था या जो बॉन्ड चल रही थी, तो उसका सिर्फ इन्होंने 3500 करोड़ ही बकाया किया, चुकाया है अभी, और बाकी सब बकाया ही है। 1.3 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट वो जो अपनी पीछे वाली बचती थी। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन इस पे भी लगाएंगे कि पीछे सरकारों ने इतना कर्ज क्यों लिया। एक्चुअली कोई भी सरकार होती है, कोई जो फिलहाल की भी सरकार है या पीछे भी सरकारें जितनी भी रही हैं, सबका एक ही मोटो रहता था कि हाल फिलहाल की अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमारा काम कैसे चले और स्कीम्स को आगे ले जाएंगे और पेमेंट आगे करते रहेंगे। तो ऐसा ही चलता रहा है अपने देश में। ये अभी भी की सरकारें करती हैं, पहले वाली भी सरकारें ऐसा ही करती थी। तो इनका एक फैक्ट था ये कि 1.3 लाख करोड़ का हमने चुकाया कर दिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ इनको 3500 रुपये ही देने पड़े हैं अभी तक, और बाकी कुछ आगे ये देंगे 2022 से 2026 के बीच में। वो भी ज़्यादा नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का ही ये पेमेंट करेंगे अभी की कार्यकाल की सरकार में। उसके बाद किसकी सरकार आती है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों इस पे बात और कर लेते हैं कि कौन जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या सरकार या फिर अपनी टैक्स प्रथा। एक्चुअली तीनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर उछाल आता है तो भी हमारे रेट बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल का अगर रेट बढ़ता है तो किसी भी राज्य में या अपने देश की सरकार को उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन बात आती है अभी इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि पहले वाले सरकारों ने किया था कि हर 15 दिन में ये बढ़ेगा, लेकिन अभी हर दिन के अलग रेट होते हैं। क्रूड ऑयल के मुकाबले क्रूड ऑयल कितने में ख़रीदा हमने उसके ऊपर। ये तो सिंपल सी लॉजिक की बात हो गई कि चलो ठीक है, पीछे से बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है कि जिससे आम आदमी की जेब पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ना तो किसान जी सकता है, ना कोई भी नौकरी पेशे वाला आदमी, अगर उसके पास व्हीकल है तो उसको ऑफिस जाना है तो सारे सब पे ही खर्चे पड़ते हैं। तो एक छोटा सा लॉजिक समझ लेते हैं दोस्तों कि रेट कैसे डिसाइड होते हैं। कच्चे तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से हम लेके आते हैं, उसको रिफ़ाइन करने की कॉस्ट, उसको शुद्ध करने की कॉस्ट, केंद्र सरकार का टैक्स,
उसके ऊपर फिर राज्य सरकार का टैक्स, और फिर जो डीलर होता है, जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है या जो डीलर होता है, उसका सारा खर्चा जोड़ के उसके बाद एक निर्धारित कर दिया जाता है। क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, इसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स लगते हैं, राज्य सरकार के भी लगते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्स लगते हैं। तो एक चीज़ इसमें ये भी आती है कि रेट जो डिसाइड होता है वो कई बार जैसे कई राज्य में अलग अलग होता है, राजस्थान में कुछ रेट है, दिल्ली में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, वो सारा कुछ डिसाइड करता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि रिफाइनरी से उसकी दूरी कितनी है, उसके ऊपर ढुलाई, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लगता है। दूसरा कि राज्य सरकारें उसके ऊपर कितना अपना टैक्स डालती हैं। ये दो चीज़ें इसके ऊपर डिसाइड करती हैं। हर क्योंकि हर आपने देखा होगा हर राज्य में अलग रेट है, दिल्ली में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, तो सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि दिल्ली में फरवरी 16 89.29 रुपीज़ का रेट था ये। और कंपेरेटिवली अगर किसी से इसकी तुलना की जाए तो दिल्ली सरकार इसके ऊपर टैक्स कम लेती है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य सरकार के टैक्स कम कर रखे हैं। इसका बेस प्राइस क्या बनता है, 89.29 में फरवरी 16 में था ये, तो उसके बेस प्राइस क्या बनते हैं, 30 रुपीज़ बनता बेस प्राइस, मतलब जिसमें रिफाइन होके तेल तैयार हो जाता है, एक कस्टमर के पास आ जाना चाहिए। लेकिन उसमें 32 रुपीज़ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 32 रुपीज़ का टैक्स इसके ऊपर लगाती है और राज्य सरकार इसके ऊपर 20 रुपये का टैक्स लगाती है। उसके बाद फिर डीलर्स का, और फिर उसके बाद टोटल बन के 89 के आसपास अप्रोक्स इतना बन जाता है। कुछ राज्य सरकारों में टैक्स कम भी है तो हो सकता है उनका कम भी हो जाए, कुछ का ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से बढ़ जाएगा। राज्य सरकारों का अलग अलग है, सेंटर का अपना फिक्स है। सेंटर का ये 32 रुपीज़ के आसपास हर स्टेट में लगता ही लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में करीब 13 रुपये से लेकर 15 रुपये तक टैक्स बढ़ाया है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं कि टैक्स बढ़ाया है तो वो अपने काम आएगा, देश की अर्थव्यवस्था में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, या कुछ बनाने में लगेगा, सुविधाओं में लगेगा। लेकिन जैसे भी कोरोना काल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम सबसे नीचे थे, उस टाइम पे इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था कि हम अर्थव्यवस्था की रिकवरी कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल गुजरा उसके बाद इन्होंने अपने वेट या टैक्स जो भी है वो घटाए नहीं है इन्होंने। उसके बाद जो के तो इन्होंने रखे हैं, और पीछे से अपनी जो भारत का रुपया है वो भी डाउन हो गया है मुकाबले में डॉलर के। तो इस कारण रही हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स घटाया नहीं और ये रेट अपने आप बढ़ता ही चला गया है। ये सीधा सीधा आम तौर से अगर इसको समझे तो सीधा सीधा ये एक कॉमन मैन के जेब पे फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का यूज हर आदमी को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं होगा। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेट है, कुछ देश ऐसे हैं कि हमसे भी ज़्यादा, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हमारे से भी कम है। तो अभी जैसे दूसरे देशों में देखें, पाकिस्तान में 50 रुपये है, श्रीलंका में 60 रुपये है, नेपाल में 70 है, और वैसे ही अफगानिस्तान में 37 रुपीज़ है, तो उनमें कम है। लेकिन हम दूसरे और देशों में देखें, जैसे जापान में 94 रुपीज़ है, साउथ कोरिया में 96 रुपीज़ है, जर्मनी में 119, फ्रांस में 126 रुपीज़, हांगकॉन्ग में 173 रुपीज़ 173। तो तेल के रेट कहीं ज़्यादा भी हैं कहीं कम भी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को अपने देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, उस हिसाब से हम उसको तोलेंगे। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना टैक्स लगाती हैं, उनकी कितनी लगाती हैं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कितना लगाती है वो, और देश में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं देती है, तो वो उन चीज़ों पे कंपैरिजन चलता है। अभी बात करें अगर हांगकॉन्ग में 173 है मान के चलो, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय भी तो ज़्यादा है। हमारी प्रति व्यक्ति कितनी आय है? जर्मनी में 119 रुपये पेट्रोल का रेट है आज के दिन, लेकिन उस देश में प्रति व्यक्ति आय 2 से 3 लाख रुपीज़ पर पर्सन है। और हमारे देश में इंडिया की बात करें
तो 20,000 से 30,000 रुपये तक प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब जर्मनी सिंपल सा 10% ज़्यादा हमसे टैक्स ले रही है ओनली, और लेकिन उनके प्रति व्यक्ति आय 10 गुना ज़्यादा है हमारे से। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता है कि अभी सरकार ये राष्ट्रवादी चीज़ है तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि ये सीधा सीधा आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अगर पैसे की बात है, अर्थव्यवस्था बनाने की बात है, तो रिजर्व बैंक का भी पैसा गया, सभी जितने पब्लिक सेक्टर थे वो भी सेल आउट हो रहे हैं, सब में प्राइवेट सेक्टर घुस चुका है, अभी कृषि में भी घुसने वाला है या घुस जाएगा। अगर ये किसान डटे रहे तो बच जाएगा, अगर नहीं डटे रहे तो घुस जाएगा। और अभी पेट्रोल डीजल की बात कर ले, इनका सीधा सीधा सा उद्देश्य यही था, अगर इसको जीएसटी में लेके आते तो फिर शायद चीज़ें कुछ बैलेंस हो जाती, बराबर टैक्स लगता हर टाइम पे। लेकिन ये अपने मन मर्जी से इसको बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, और ये सीधा सीधा आम आदमी के ऊपर बोझ है। तो दोस्तों इस चीज़ को शेयर करो और समझो बस। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी सी जानकारी हो जाए इस चीज़ के लिए, कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी निकला हो तो थोड़ा सा कमेंट करके बता भी देना इसके बारे में। हो सकता है मुझे किसी चीज़ की जानकारी कम हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।